पंजाब के आप प्रभारी भी रहे हैं। पंजाब में किस प्रकार से बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बना सकती है या गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है? आपका निजी अनुभव, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, पंजाब प्रदेश की राजनीति ऐसे मुकाम पर आ गई है कि अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प के तौर पर जनता के मन में बन चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे हरियाणा में 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ बनी थी, पंजाब में भी उसी प्रकार का दौर अब शुरू होने वाला है। पंजाब केसरी संस्थान के साथ जिस प्रकार से लगातार उत्पीड़न के काम हो रहे हैं और गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रशासन और सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर पूरे देश ने देखा कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर प्रेस के गले को घोंटने का काम किया गया और प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और इसको पूरे पंजाब में नहीं बल्कि उत्तर भारत के अंदर इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का धीमा मस्ती, ये जोर ज़बरदस्ती का ये दौर चल रहा है। ये लंबा नहीं चलने वाला है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कई राजनीतिक ज्वलंत सवालों पर और जिस प्रकार से पड़ोसी राज्य पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, सारे मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, और पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को सादर नमन। सर, सबसे पहले ही शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है, पंजाब के आप प्रभारी भी रहे हैं। पंजाब में किस प्रकार से बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बना सकती है या गठबंधन की जरूरत पड़ सकती है? आपका निजी अनुभव, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? देखिए, पंजाब प्रदेश की राजनीति ऐसे मुकाम पर आ गई है कि अब पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प के तौर पर जनता के मन में बन चुका है। जो लंबे समय से पंजाब की राजनीति को देखने वाले लोग हैं, उन्होंने अनेकों प्रयोग जो पंजाब में हुए, जहां अकाली दल भाजपा के, कांग्रेस के और उसके बाद आम आदमी पार्टी का जिस प्रकार से पंजाब के अंदर उभार आया और जिन वायदों के ऊपर उन्होंने पंजाब की जनता को लुभा करके वोट लेने का काम किया, और उसके बाद जो उनकी सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो बहुत ही पंजाब की जनता के लिए दुखदायी रहा है, बड़ा कष्टदायी रहा है। अब जनता ने मन बना लिया है कि अब पंजाब को किसी भी प्रकार की कोई झूठ और लुभावनी राजनीति में न पड़ करके और जिम्मेदार शासन सरकार चलाने वाली पार्टी, और अब दिल्ली के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में भी स्पष्ट बहुमत की अपनी सरकार बने, ये पंजाब की जनता का मन बन चुका है। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी ने पंजाब में पिछले दिनों की गई रैली के अंदर भी स्पष्ट कर दिया है और कहते हैं कि आवाज़ खनक नगाड़ा खुदा, जो है जनता की आवाज़ ही खुदा की आवाज़ बन जाती है। उस नाते से जनता की आवाज़ तो बन चुकी है। जिस प्रकार से आज तक अतीत में गठबंधन के बिना पंजाब में बीजेपी अपना आधार नहीं बना पाई, नहीं दिखा, तो उसमें और मजबूती कैसे लाई जा सकती है? देखिए चंद्रशेखर जी, आपने तो हरियाणा भी लंबे समय कवर किया है। हरियाणा जब से बना है, हरियाणा के इतिहास में कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियों के बिना नहीं बन पाई। पंजाब के अंदर एकमात्र आम आदमी पार्टी की सरकार का जो प्रयोग हुआ, जो कि बहुत अतिवादी शक्तियों के साथ मिलकर के बहुत लोक लुभावने नारे लगा करके पंजाब की भोली वाली जनता को बरगला करके, और कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती सरकारों के प्रति नाराज़गी का स्तर इतना था कि उसका लाभ जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला। तो यानी कि पंजाब में वैकल्पिक राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। पंजाब की जनता नए विकल्पों को तलाश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से विश्वसनीय है और कोई विकल्प नहीं है। तो उस नाते से पहली बात तो आपको बताया कि भाजपा के बिना पंजाब में भी कभी सरकार नहीं बनी थी, जो है केवल आम आदमी पार्टी की एक बनी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे हरियाणा में 2014 में स्पष्ट बहुमत के साथ बनी थी, पंजाब में भी उसी प्रकार का दौर अब शुरू होने वाला है। जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर आप सब बड़े नेताओं की नज़र रहती है, पंजाब केसरी संस्थान के साथ जिस प्रकार से लगातार उत्पीड़न के काम हो रहे हैं और गलत कार्रवाइयाँ हो रही हैं, प्रशासन और सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप?
निश्चित तौर पर पूरे देश ने देखा कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर प्रेस के गले को घोंटने का काम किया गया और प्रेस की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई और इसको पूरे पंजाब में नहीं बल्कि उत्तर भारत के अंदर इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि ये कहीं ना कहीं सरकार का धींगा मस्ती, ये ज़ोर ज़बरदस्ती का ये दौर चल रहा है और ये लंबा नहीं चलने वाला है। जिस प्रकार से अब 27 तारीख को हरियाणा ने एक दिन का विधानसभा सेशन, स्पेशल सेशन बुलाया है, कहीं ना कहीं महिला आरक्षण जो बिल आया था उसको लेकर माना जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव उसमें आने के संकेत हैं। आप इन गतिविधियों को कैसे देखते हैं? देखिए, सत्र के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि देश की संसद में लाया हुआ भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बिल, जहाँ महिलाओं को अभी तुरंत अगले चुनाव से 33% आरक्षण का प्रावधान प्रस्तुत किया हो और विपक्ष ने उसको गिराने में भूमिका निभाई हो, मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जो महिला शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने का काम नहीं किया, बल्कि अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील विपक्ष ने ठोक ली है। अब हिंदुस्तान की जनता और विशेष रूप से महिलाएं, वह विपक्ष और कांग्रेस के जिसने भी महिलाओं के इस अधिकार के खिलाफ वोट दिया है, वो अब हिंदुस्तान की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं देश के मानस से वो कट चुके हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश की महिलाएं अभी चाहती थी इसी अगली बार का चुनाव तुरंत इस आरक्षण की व्यवस्था को कायम करना चाहती थी। और जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि 2023 के अंदर जब पारित कर दिया गया था तो अब उसकी क्या आवश्यकता पड़ी, ये आवश्यकता का मूल कारण ये था कि 2023 में जो महिला आरक्षण का जो कानून बना था वो नए सेंसस के आधार पर, जो कि किसी भी सूरत में 2034 से पहले लागू करना संभव नहीं दिख रहा था। इसीलिए तुरंत प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की सरकार ने ये तय करके कि इसको महिला आरक्षण अब और इंतज़ार नहीं कर सकता है, वो संशोधन मात्र ही तो करना था उनको जो है, जो कानून बन चुका है उसमें केवल इतना था कि तुरंत इसी बार से वो आ जाए। अब उसमें इस बात का विरोध का कारण क्या, जहां 2023 में समर्थन कर चुके थे, आज विरोध का कारण क्या था कि महिलाओं को आज उसका लाभ देने में उनको आपत्ति, दिक्कत क्या थी, जिसका कोई संतोषजनक जवाब वो लोकसभा के अंदर नहीं दे पाए। तो कांग्रेस और विपक्ष के ताबूत में ये इनका नकारात्मक रवैया महिला आरक्षण पर आखिरी कील साबित होने वाला है। कांग्रेस और जो दूसरे विपक्षी दल हैं इसको परिसीमन के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस घबरा चुकी है। कांग्रेस अब पूरी तरह से उसको लग रहा है कि उसका कोई अब भविष्य नहीं है। और जैसे ही देश के अंदर 850 संसद सदस्य वह पूरे देश में जनता के सरोकारों को लेकर के विधायिका में आएंगे, तो इनके जो परिवारवादी जो जकड़ है, पकड़ है, वह ढीली होने का इनको खतरा लगता है। क्योंकि पिछले 60-70 सालों से इनके कुछ परिवारों ने ऊपर से लेकर के नीचे तक हर सीट के ऊपर अपना एक जंजाल बना करके रखा हुआ है। वो इनका जंजाल महिला आरक्षण से भी टूटता है और वही इनका जंजाल नए परिसीमन से भी टूटता है। ये परिवारवादी, जो जातिवादी, जो देश को अल्पसंख्यकवादी, जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो इस नए परिसीमन के उससे घबरा करके, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो संविधान के अंदर एक प्रकार की गाइडेंस है और जो व्यावहारिक बात भी है कि आज 15 लाख से ऊपर लोगों का एक प्रतिनिधि देश की संसद में जाए, जब बल्कि दूसरे देशों के अंदर, इंग्लैंड जैसे देश के अंदर वो 50,000 की जनसंख्या के ऊपर एक सांसद होता है, हमारा 15 लाख से ऊपर एक सांसद एवरेज जो है वो बन करके संसद में आता है। कैसे एक व्यक्ति 15 लाख लोगों से सीधा संपर्क राब्ता करके और उनकी आवाज़ को वो संसद में लेकर के जा पाएगा? बहुत समय पहले हो जानी चाहिए थी चीज़, लेकिन किसी कारणों से वो डिले हुई। आज समय आ चुका है, नई पीढ़ी, नया युवा वो देश की संसद में बैठ करके वह देश के कानून बनाने में, देश के नीति निर्धारण में वो विधायिका में अपनी भूमिका निभाना चाहता है। उसको रोकने का काम विपक्ष और कांग्रेस कर रहे हैं।
राज्यसभा चुनाव हाल ही में हुए, हरियाणा की 2 सीटें थी। चाहे भले ही एक सीट कांग्रेस जीत गई, लेकिन जितनी कम परसेंटेज पे जीती, कांग्रेस के पास 37 विधायक थे, पूर्ण बहुमत था, लेकिन 9 वोटें कांग्रेस की, जिनमें से 5 तो क्रॉस हुई और 4 रिजेक्ट हुई। इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस तो हारी है। वो तो करमबीर जी की किस्मत जोर मार रही थी, वो जीत गए। कांग्रेस इस राज्यसभा के चुनाव को नैतिक हार है कांग्रेस की, और सही तरीके से वो जो वोटों की गिनती है जिस प्रकार से सामने आई है, तो कांग्रेस तो हार चुकी थी। ये तो करमवीर बौद्ध जी की किस्मत जो है वो जोर मार रही थी कि वो जीत गए, और कांग्रेस अंदर से टूट चुकी है। तो इस राज्यसभा चुनाव के जो तीसरी बार ये कांग्रेस का जो खेला हुआ है, तो कांग्रेस के नेतृत्व की कलई खोल दी है। जिस प्रकार से 1.5 साल हो गया लगभग हरियाणा में नैब सिंह सैनी पाल 2 सरकार चलते हुए, इस गवर्नमेंट को 1.5 साल की कार्यप्रणाली को कैसे देखते हैं आप, और क्या कहेंगे? बहुत जहां लोगों में जा रहे हैं, श्रीमान नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को लेकर के लोगों में बहुत प्रसन्नता है। लोग बहुत खुश हैं कि इतने वो खुश मिजाज हैं, इतने वो हंसमुख हैं, और इतने लोगों के साथ मिलनसार हैं, इतना सरल स्वभाव है, और तुरंत लोगों के विषयों का समाधान करते हैं। कोई मुद्दा आता है उसका तुरंत जो है उसका निराकरण करते हैं। तो इतने जनप्रिय नेता के जो है लोग हर रोज़ मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। विपक्ष की भूमिका कांग्रेस के हाथ में है, 37 विधायक है कांग्रेस के पास, राज्यसभा में खेला, अभी आपने भी जिक्र किया। विपक्ष की भूमिका हरियाणा में कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष जो है हरियाणा में जितनी भी पार्टियां, अगर उनका जो भी प्रतिनिधित्व है विधानसभा में, या वो काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कोई हरियाणा के लिए कोई नीति की बात कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम की बात कर रहे हैं? नहीं। अपने अपने परिवार और अपने परिवार की नई पीढ़ी को स्थापित करने के लिए ही केवल काम कर रहे हैं। उसमें किसी के पास हरियाणा के युवाओं के लिए कोई सोच नहीं है, हरियाणा के किसानों के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, हरियाणा के आम जन के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए उनके पास किसी भी प्रकार की कोई, उन्होंने आज तक कोई कार्यक्रम सामने नहीं रखा है। वो केवल मात्र आपस में गाली गलौज और सरकार का एक केवल विरोध करने के लिए विरोध, तो पूरी तरह से कटा हुआ है। वो अपने अपने कोठियों से निकल करके आते हैं और दिन में कहीं ना कहीं फ़ोटो खिंचवा करके और अपना जो है एक रस्म अदायगी करके चले जाते हैं। विपक्ष को जनता ही गंभीरता से नहीं ले रही। जनता तो छोड़ो, विपक्ष के नेताओं को उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे इतने निराश हैं कि उनको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो ये अब इनके परिवारवादी राजनीति का अंत आ गया है। कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी चरम सीमा पर काफ़ी समय से चल रही है, वो रुक नहीं रही। शैलजा ग्रुप हो, रणदीप सुरजेवाला ग्रुप हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप हो, अब राव नरेंद्र, क्योंकि ये भी कांग्रेस आलाकमान ने इनको प्रेसिडेंट बनाया है, इनको भी, ये भी एक ग्रुप नया बन रहा है। ये गुटबाजी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस में अलग अलग गुटों के, कितने गुटों के नाम ले लो, उन सब के ऊपर एक गुलाबी गैंग हावी है, और गुलाबी गैंग उनको पनपने ही नहीं देगा। वो सबको डर लगता है उस गुलाबी गैंग से, और उनको देख करके हरियाणा की जनता भी जो है उनसे पीछे हटती है। जिस प्रकार के वो जो लोग, उनका जो व्यवहार है समाज में आ रहा है, आम समाज ये मान करके चल रहा है कि अगर ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी आगे लेकर के आएगी तो फिर कांग्रेस के तो कभी भी हरियाणा में स्वीकार्यता नहीं बनने वाली है। धन्यवाद। तो कैप्टन अभिमन्यु से हमने राजनीतिक ज्वलंत सवालों पर कई मुद्दों पर चर्चा की है। देखिए, 2014 से पहले हरियाणा के अंदर जो बीजेपी की पोजीशन थी, बीजेपी पहली बार अपने दम पर सरकार बनाकर आई थी। यही दावा कैप्टन अभिमन्यु का है कि पंजाब में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाकर आएगी और बिना किसी सहारे के सरकार बनाकर आएगी।
जो हिंदुस्तान के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो पिछले दिनों पंजाब में राजनीतिक सभा को संबोधित करते हुए इस प्रकार से बिल्कुल डायरेक्टली इशारा कर भी चुके हैं। और जहां तक पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी की गतिविधियों को लेकर कैप्टन अभिमन्यु का बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना है कि लोग उनकी कार्यप्रणाली से दुखी हैं, उनके भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये सारी चीज़ें पंजाब की जनता स्वीकार करने वाली भविष्य में लगती नहीं है। हरियाणा के मुद्दों पर भी गुलाबी गैंग का जिक्र कैप्टन अभिमन्यु ने किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।